नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज मैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी के साथ अगले आधे घंटे तक बातचीत करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि संसद का शीतकालीन सत्र जो आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है, उस सत्र को वो कैसे देखते हैं, कितना फ्रूटफुल रहा, अपोजिशन की इसमें सियासत कैसी रही और साथ ही साथ विपक्ष के सामने 2024 यानी अगली लोकसभा को लेकर क्या चुनौतियां हैं, क्या उनकी तैयारी दिख रही है और क्या मल्लिकार्जुन खड़गे फेस औपचारिक रूप से बनकर नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे। ऐसे तमाम सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर रामकृपाल जी मौजूद हैं। रामकृपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। संसद का सत्र आज शीतकालीन सत्र जो है वो साइनेडाई हो गया, अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। कैसे देख रहे हैं इस सत्र को आप, कि इसमें विपक्ष की क्या राजनीति रही, हंगामा जिस तरह उन्होंने किया, तो किस तरह आप पूरे सत्र का आकलन करना चाहेंगे? मैं बहुत निराश हूं और इस बात का मुझे बेहद दुख है कि इस देश में कानून बनाने वाले खुद के लिए जो कानून बनाते हैं या जो सहमति बनती है उसका पालन नहीं करते हैं। और जिस तरह से संसद में जो कुछ भी हो रहा है, पिछले सत्र में भी ये सब हुआ था। आपको याद होगा कि मणिपुर के सवाल पर गृह मंत्री ने दिया था बयान, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं थे। वो कह रहे थे प्रधानमंत्री को बयान देना है। प्रधानमंत्री ने बयान नहीं दिया। कई विधेयक पास हो गए, विपक्ष बहिष्कार करता रहा। जनता के हित के तमाम विधेयक, किसानों के हित के, बिना विपक्ष के ने वॉकआउट किया और पास हो गए। लेकिन दिल्ली का जब विधेयक आया तो प्रधानमंत्री वाली शर्त वहां छूट गई और उसमें शरीक हो गए। तो ये दोहरा रवैया तो पिछले सत्र में ही आपने देखा होगा। इस सत्र में भी मेरा ये कहना है कि ये जो विपक्ष जिस तरह से बाहर हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था। लोकतंत्र का विपक्ष गहना है और बिना विपक्ष के लोकतंत्र या संसद अधूरी लगती है, नो डाउट। लेकिन इस नई संसद में जब हुआ तो सर्वदलीय बैठक हुई और कुछ चीजें तय की गई कि नई संसद में विरोध के सारे तरीके अपनाए जाएं जो लोकतांत्रिक ढंग से होते हैं, लेकिन कोई वेल में तख्ती लेकर के नहीं जाएगा और सदन में तख्ती लेकर के आने की परंपराएं बंद होनी चाहिए। और ये सारी पार्टियां इस बात पे एग्री कर गई। अब सवाल इस बात का था कि जब फिर तख्ती लेके सदन में लोग जा रहे हैं और अध्यक्ष के आसन की तरफ जा रहे हैं, तो पीठासीन अधिकारी के पास चॉइस क्या थी? या तो वो कानून का, नियम का पालन करता जिसको कि लोगों ने सबने तय किया है, या फिर ये हो जाता कि चलता है चलने दो। फिर अगर चलता है चलने दो ये होता तो पहले ही अभी अभी नई संसद बनी है, हो रहा है और उसमें प्लाकार्ड लेकर के आना शुरू हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि हाँ, हम ये मानते हैं कि बहुत दुखद रहा, इतने बड़ी संख्या में लोग बाहर हुए, जैसा कभी नहीं हुआ था। नहीं होता तो अच्छा था, लेकिन मैं दोनों पक्षों की बात करता हूँ। विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं होता है कि अराजकता का अधिकार मिल गया है। संसद है, आप विपक्ष में भले हो लेकिन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि तो है ना। तो एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के नाते आप तमाम कमेटियों में होते हैं। कानून बनाना, आप लेजिस्लेचर ही कानून बनाती है, तो कम से कम जनता के सामने एक उदाहरण पेश कीजिए कि कानून बनाने वाले कानून नहीं तोड़ रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था। जनता का पैसा बर्बाद हुआ, बिना बहस के बहुत सारे बिल पास हो गए, वो अधिनियम बन गए। इसमें ये सब चीजें दुख है। अब किसको कहें, उनको कहें, सत्ता पक्ष को कहें, विपक्ष को कहें, दोनों लोगों को, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि कम से कम बजट सेशन में इस तरह की कोई चीजें नहीं होंगी। जो गलत परंपराएं हुई हैं दोनों तरफ से थोड़ा सा रिस्ट्रेंट किया जाएगा। अब यही हम एक नागरिक उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब चीजें इतिहास में दर्ज हो जाती हैं और वो याद किया जाएगा ये सत्र की 143 सांसदों के निलंबन के लिए भी। लेकिन आप देखें कि कहीं ना कहीं सदन चलाने की बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, सरकार की होती है, और उसमें
कदम ताल करते हुए विपक्ष को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए, सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। कहीं ना कहीं चूक दोनों तरफ से होती है। नहीं, मैं मानता हूं इस बात को। देखिए, मैं ये बात मानता हूं, मैं किसी एक पक्ष को ही नहीं कह रहा हूं, दोनों पक्ष को। लेकिन क्या होता है कि जब देखिए लोकतंत्र की डिफिनीशन ये है, रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटी, जी बहुमत का शासन और अल्पमत का सम्मान, जी विपक्ष का सम्मान। लेकिन ये क्या होता है कि दोनों तरफ से होना चाहिए। हमारे यहाँ राजनीति में आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से हो गया है, अभी जैसे हाल के इलेक्शंस में पराजय जो हुई है, जय पराजय जीत हार लगी रहती है, लेकिन उसको लेकर के संयम नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल। ये कि जब दोनों तरफ से ये हो जाए कि हम तुमको दिखा देंगे, तुमको झुका देंगे, तो फिर वही होता है कि जब इस तरह की लड़ाई होती है तो ज्यादा ताकतवर होता है वो भारी पड़ जाता है। तो मेरा कहना यह है कि लोकतंत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों में एक न्यूनतम सहमति होनी चाहिए कि इसके नीचे हम नहीं जाएंगे। वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से वो विभाजन रेखा या वो संयम की रेखा, लक्ष्मण रेखा समाप्त हो चुकी है। एक सवाल रामकृपाल जी ये भी उठता है कि विपक्ष आमतौर पर यह आरोप लगाता है सरकार पर कि संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विपक्ष के निशाने पर लंबे समय से हैं और एक खास तबका जो है वो ट्रोल करता रहता है सोशल मीडिया पर। जिस तरह कल्याण बनर्जी जो टीएमसी सांसद हैं, सीनियर नेता हैं, उन्होंने मिमिक्री की, संसद भवन परिसर में मिमिक्री की, राहुल गांधी ने उनका वीडियो बनाया और जिससे ये तमाम विवाद पैदा हुआ। आपको लगता है कि जनता जब सांसद को चुनकर भेजती है, इस काम के लिए तो बिल्कुल नहीं भेजती है, तो ये एक बहुत ही एक गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा विपक्ष की तरफ से। देखिए, प्रधानमंत्री एक पार्टी का होता है, हालांकि वो देश का होता है, होना तो वो भी नहीं चाहिए, लेकिन चलिए वो भी पॉलिटिकल होता है। लेकिन जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, ये सब पद ऐसे होते हैं जिनको पार्टी लाइन से ऊपर रहते हैं। कम से कम इन पदों की मर्यादा रहती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में आज, आपने भी देखा होगा, मैं 50-60 साल से चीजों को देख रहा हूं, राजनीति को बहुत करीब से। बहुत कटुता आई, बहुत सब कुछ आया, लेकिन सड़क पर भी किसी जनता के प्रतिनिधि ने इस तरह की हरकत नहीं की होगी। और सदन के प्रांगण में, भले है ठीक है उनकी संसद के भीतर नहीं, लेकिन संसद का प्रांगण तो था। संसद के प्रांगण में जिस तरह से ये हरकत की गई और उसका बाकायदा वीडियोग्राफी करके उसे पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर, ये तो अच्छा नहीं है। अब ये ठीक है कि वो किसी धारा में नहीं आए, कुछ भी नहीं आए, लेकिन मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र में दो ही अदालतें होती हैं, एक जनता की अदालत, एक संविधान द्वारा बनाई गई अदालत। मेरा कहना है कि यही दो अदालतें हैं, तीसरी कोई अदालत होती नहीं। अगर कोई ग्रीवांस है, अगर आपको लगता है कि किसी संस्था के साथ बड़ा खराब किया जा रहा है, हमारे यहाँ हर 4 महीने 6 महीने पर इलेक्शन होता है जी। अगर आप अदालत पर भरोसा आपको नहीं है, संवैधानिक अदालत पर, तो जनता की अदालत में जाइए। और जनता की अदालत पे अगर आपको भरोसा नहीं, वहां पराजित हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट है। तो मेरा कहना है कि इसके अलावा अगर आप अपने ही मामले में खुद न्यायाधीश बनेंगे, ये तो गलत है। ये तो न्याय शास्त्र के सिद्धांत के खिलाफ है। न्याय शास्त्र का सिद्धांत है, वन कैन नॉट बी जज इन हिज ओन कॉज। आप अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकते, जज नहीं हो सकते। जी बिल्कुल ठीक बात। आप देखिए कि 24 में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और नया साल तो कुछ दिन में शुरू हो जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी अपने अपने स्तर पर शुरू हो गई हैं। विपक्ष
की सियासत को आप देखें तो अभी हाल ही में जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जनता ने नकार दिया कांग्रेस को। हालांकि तेलंगाना में उन्होंने सरकार बनाई। ऐसे में बहुत ज्यादा गंभीर प्रयास होने चाहिए, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं सेल्फ गोल करता हुआ दिख रहा है पिछले काफी समय से, और अभी भी शायद वो कमी उनके अंदर दिखाई दे रही है। देखिए, मुझसे लोग कहते हैं कि इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस जो भी कह लीजिए, वो कहते हैं उसका भविष्य क्या है। मेरा सवाल है कि उसका वर्तमान क्या है। भविष्य तो उसका बताया जाता है जिसका कोई वर्तमान होता है। आप पहले अपना वर्तमान तो बनाइए। आप ही ने घोषणा की, 4 महीने हो गए, उसका मुखिया कौन है, उसकी नीति क्या है, उसका नारा क्या है, कुछ भी नहीं है। फॉर्मल ढंग से संगठन भी नहीं बना है। अब तो कल तो परसों हद तो ये हो गई कि एक पार्टी जिसने सबसे ज्यादा समय तक इस देश पे राज किया, कांग्रेस पार्टी, उस पार्टी में कौन चेहरा होगा ये रीजनल पार्टियां तय कर रही हैं। ये दुर्भाग्य है। भाई आप सोच लीजिए जरा, वो केजरीवाल तय कर रहे हैं, जो केजरीवाल पूरी तरह से 2 राज्य में कांग्रेस को समाहित कर गए। अब वो तय कर रहे हैं कि कांग्रेस में कौन चेहरा होगा। मतलब राहुल और नीतीश कुमार को दरकिनार करने का एक तरह से फरमान सुनाई दिया गया। जो नीतीश कुमार सबसे पहले झंडा लेके उठे हुए थे, जिन्होंने सबसे घूम घूम करके पूरे देश में सब मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करके, नेताओं से मुलाकात करके इसको किया, अगर उनको नहीं भी बनाना था तो एक सम्मानजनक ढंग से निर्णय लिया जा सकता था। न एजेंडा न कुछ, संयोजक बना ही नहीं और प्रधानमंत्री का चेहरा बता रहे हैं। वो बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, क्षेत्रीय पार्टियां कह रही हैं। और बाहर आके भी निकल के एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता ने कंफर्म किया। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, यही गलती नीतीश कुमार ने 2014 में की थी, जब वो बीजेपी में चेहरा कौन होगा नीतीश कुमार घोषणा कर रहे थे कि आडवाणी जी को चेहरा बनाइए। नतीजा क्या हुआ? अरे आप ये कहिए कि ये कांग्रेस पार्टी का चेहरा होना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी पर है कि किसको चेहरा बनाती है। तो आप ये सोच लीजिए, मैं तो अगर एक शब्द में कहूं, हालांकि लोग बुरा मानेंगे, जो काम आप नहीं कर सकते थे, सबको पता था, फिर उस लक्ष्य की घोषणा क्यों की? उससे तो ये हो गया कि अगर ये इंडिया अलायंस की घोषणा नहीं हुई होती तो विपक्ष की शायद चुनाव से पहले इतनी कमजोरी जनता के सामने नहीं खुलती। अब तो बेपर्दा होती जा रही हैं चीजें। ममता बनर्जी परसों कह रही थी कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री तय होगा, एक दिन पहले कह रही थी और आकर के कह दिया कि खड़गे जी चेहरा बनेंगे। केजरीवाल 2 दिन पहले पंजाब में बोल के आए, 13 की 13 सीटें हम जीतेंगे। अब अलायंस की बात हो रही है। भाई यहां तो कोई बीजेपी नहीं है ना, बीजेपी तो जबरदस्ती नहीं कर रही कि आप ऐसा बोलिए, आपका अपना मसला है। बेसिकली ये है कि सबको मालूम है और 2014 से ही ये प्रयास हो रहा है। आपको याद होगा 19 पार्टियों के नेता मिले थे और मंच पर खड़े होकर हाथ मिलाया था, एकता नहीं हुई। हर बार 14 में भी हुआ था, 19 में भी हुआ था। बेसिक बात यह है कि जो मूल कॉन्ट्रडिक्शन है, जो मूल अंतर विरोध इन विपक्षी दलों का है, जब तक आप उसको सेटल नहीं करेंगे तब तक कोई एकता संभव नहीं है। क्योंकि जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और राष्ट्रीय पार्टियां, वे सब चाहती हैं कि इस एकता से हम कितना ज्यादा लाभ उठा लें, और सब अगर लाभ ही उठाने वाले हैं तो नुकसान उठाने वाला कौन है? किससे आप लाभ लेना चाहते हैं? हकीकत ये है, इसलिए कुछ नहीं हो पा रहा है अभी। सीट शेयरिंग, देखिए सिंपल सी बात है कि आपका उद्देश्य क्या है। अभी तक ऑफिशियली ये भी उद्देश्य नहीं कहा है कि मोदी को हराना है, अनऑफिशियली कह रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, इतने बड़े लोकतंत्र में निगेटिव नैरेटिव से चुनाव कभी नहीं जीता जाता।
किसी को हराने मिटाने के लिए का अगर आपका उद्देश्य है तो आप खुद मिट जाएंगे। आप एक पॉजिटिव नैरेटिव पे लेके आइए। इंदिरा गांधी को 1969 में निकाल दिया था कांग्रेस ने, अकेली बाहर हुई थी। जब इलेक्शन आया तो इंदिरा गांधी ने यह नहीं कहा कि हमें कांग्रेस संगठन को खत्म करना है। उन्होंने कहा गरीबी हटाओ, प्रीवी पर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। एक पॉजिटिव नैरेटिव दिया कि हम देश इस तरह का देश बनाना चाहते हैं। जनता ने थंपिंग मेजॉरिटी से उनका साथ दिया। आप एक पॉजिटिव नैरेटिव लेकर के आइए, किस तरह का हिंदुस्तान आप बनाना चाहते हैं जहां 60% आबादी 40 साल से नीचे की है। उस युवा के लिए कौन सा हिंदुस्तान आप देना चाहते हैं जो आज के हिंदुस्तान से अलग होगा। जब तक ये चेहरा लेके नहीं आएंगे तब तक जनता आपको आपकी बात सुनने वाली नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक अप्रोच बनानी पड़ेगी, एटीट्यूड एक जो होता है राजनीति में, कि कम से कम आप जो तस्वीर गढ़ना चाहते हैं वो एक बेहतर भारत की तस्वीर हो। एक समस्या ये भी दिख रही है ना कि देखिए कौन किसको नेता माने। कांग्रेस अगर इन पिछले जो मैंने जिक्र किया 3 विधानसभा चुनाव यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अगर जीत गई होती आज, तो शायद उसकी एक बार्गेनिंग पावर या पोजीशन ज्यादा होती गठबंधन में। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि अखिलेश यादव राहुल गांधी को नेता नहीं मानेंगे, किसी को किसी से दिक्कत है, ऐसे में समस्याएं तो और भी उनके सामने है कि जिसको भी वो चुनाव करेंगे, जिसका चुनाव करेंगे, उसकी सीधी तुलना जब नरेंद्र मोदी से होगी तो वहां भी एक और मुश्किल होगी उनके सामने। सारे चेहरे तो सामने हैं। कम से कम विपक्ष ये तो नहीं करेगा कि जैसे ये तीनों राज्यों में बीजेपी नीचे से खींच करके एक एक चेहरा लाई है जिसके बारे में कम से कम विपक्ष में तो यही चेहरे हैं ना, इन्हीं में से तो कोई आपको, खैर ये उनकी बात है, वो जिसको चाहे बनाएं। देखिए मूल सवाल ये है कि जो हम लोग क्या है ना कि बड़े एब्स्ट्रैक्ट में पॉलिटिकल बातें होती हैं, सच्चाई से हर आदमी भागता है जबकि सब जानते हैं। सीधी सीधी एक बात है कि पिछले चुनाव में एक ट्रेंड आया है कि मुसलमान अब क्षेत्रीय पार्टियों को छोड़ करके कांग्रेस की तरफ जाने को तैयार है, बशर्ते कांग्रेस बीजेपी को हराने की स्थिति में आए। अब ये क्षेत्रीय पार्टियों को यह डर फैल गया है क्योंकि जिस वोट बैंक पर सबकी नजरें हैं वो बीजेपी के पास नहीं है, वो अखिलेश के पास है, ममता बनर्जी के पास है। कर्नाटक में वो कांग्रेस के साथ चला आया, तेलंगाना में कांग्रेस के साथ चला आया। अब सारा डर ये है कि अगर ये वोट कांग्रेस की तरफ चला गया तो इसी वोट को छीन करके कांग्रेस से क्षेत्रीय पार्टियां तो अपने वजूद में आई, तो अगर यही सब फिर खिसक जाएगा तो क्षेत्रीय पार्टियां कहां रहेंगी। हकीकत देखिए ये है, इसलिए सब सोचते हैं कि कांग्रेस तो मिल जाए लेकिन सीट न मांगे। ममता बनर्जी सोचती है कि कांग्रेस हमारे साथ आ जाए ताकि मुस्लिम वोट बंटवारा ना हो लेकिन सीट न मांगे। अखिलेश चाहते हैं कांग्रेस आ जाए लेकिन सीट न मांगे। तो भैया अगर कांग्रेस को सीट बंगाल में नहीं देंगे, बिहार में नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश में नहीं देंगे, महाराष्ट्र में नहीं देंगे, तो क्या केरल और तमिलनाडु के बहाने कांग्रेस जो 150 सीटें पा जाएगी? पिछली बार 3 स्टेट में केरल, तमिलनाडु और पंजाब मिलाकर के 38 सीटों पर लड़ी थी, 31 सीटें जीती थी, और बाकी देश में 382 सीटें लड़ी थी और सिर्फ 21 सीट जीती थी। इस तरह से 52 सीटें हुई थी। तो आप बताइए कि इस बार तो पंजाब में भी उम्मीद नहीं है उतना जितना पिछली बार हुआ था, केरल में भी उम्मीद नहीं है उतना जितना पिछली बार हुआ था। तो केरल और पंजाब और तमिलनाडु से भी जरूरी नहीं कि 38 में 31 सीटें मिल जाए। तो बाकी कांग्रेस कहां से लेके आएगी भाई? केवल कर्नाटका और तेलंगाना के भरोसे कितनी सीटें कांग्रेस लेके आएगी अगर बाकी जगह पे उसे नहीं एकोमोडेट किया जाएगा? तो मैं जो कह रहा हूं कि प्रैक्टिकल दिक्कत ये है सारी की सारी, लोग कांग्रेस से छीनना तो चाहते हैं, देना कुछ नहीं चाहते।
और कांग्रेस है कि भाई हम अगर हम नहीं रहेंगे, हमारी छवि नहीं रहेगी, तो आप लोग 5 साल कोई सरकार चला नहीं सकता, क्योंकि न बनर्जी चला पाए, न चंद्रशेखर चला पाए, न देवगौड़ा चला पाए, न चरण चला पाए, न बीपी सिंह चला पाए, न आई के गुजराल चला पाए। वे प्रधानमंत्री 6.5 साल चले। तो ये भी सच्चाई है कि अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस का नहीं होगा तो 5 साल का कोई विकल्प नहीं बन सकता। और आप जी, कांग्रेस का प्रधानमंत्री होने के लिए 150 सीट चाहिए कम से कम। 150 सीट चाहने के लिए मतलब आप बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पे कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें आपको देनी पड़ेंगी, जो देने को कोई तैयार नहीं है। कोई तैयार नहीं है। और ये सबसे बड़ा पेच है, जिस तरह 4 मीटिंग हुई है इंडिया गठबंधन की। अब आप देखिए, किसी मीटिंग के बाद खबर आती है ममता बनर्जी नाराज हैं। इस बार जो परसों बैठक हुई 19 दिसंबर को, उसके बाद खबर ऐसी आई कि नीतीश कुमार नाराज हैं। उनके सांसदों ने बयान दिया मीडिया में और कहा कि कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए, और अचानक से ये खड़गे जी का नाम। तो अब आपस में जी सवाल इतने उठ रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं कि भविष्य की बात तो बाद में होगी, वर्तमान क्या है इनका, उस पर भी सवाल है। मैं वही कह रहा हूं कि भविष्य तो उसका देखा जाता है, बच्चा पैदा हो गया तब तो हाथ देखेंगे आप, बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो हाथ क्या देखेंगे। तो जिसका कोई वर्तमान हो, भविष्य उसका तलाशा जाता है। आप पहली बात तो यह है कि एक आप बनाइए कोई अलायंस, सही रूप में वो जन्म तो ले, उसकी नीतियां क्या हैं, नारा क्या है, कौन नेता होगा, नीति, नेता, नारा, ये 3 चीजें तो किसी के लिए भी जरूरी है ना। एक राजनीतिक संगठन के लिए 3 चीजें तो अपरिहार्य हैं। तो जब यही 3 चीजें नहीं है तो फिर क्या आगे बात होगी। बिल्कुल सही आपने पॉइंट उठाया। और आप देखिए कि हिंदुत्व को लेकर जिस तरह उन्हीं के घटक दल ने सवाल उठाया, और उसमें भी बंटवारा दिखाई दिया। किसी ने खुद को जोड़ा उस बयान से, किसी ने किनारा किया। खरगे के बेटे चिदम्बरम के बेटे ने साथ दिया उस बयान का, और कई लोगों ने अपने अपने तरह से उसको बयान को देखा। लेकिन जब आप राहुल गांधी खासतौर से बात की जाए, अडानी का वो जब नाम लेते हैं और सरकार को घेरने का काम करते हैं, लेकिन धीरज साहू के मामले में ये एक और सेल्फ गोल हुआ। धीरज साहू के ठिकानों से जो रकम मिली, तो ये करप्शन के खिलाफ भी, सरकार के खिलाफ जो भी प्लॉटिंग कर रहे थे, घेरने की कोशिश कर रहे थे, वो भी, उसमें भी बहुत डेंट आया है। निश्चित रूप से देखिए, मेरा यही कहना है कि जनता एक और संदेश दे रही है कि हम बदलाव के लिए सिर्फ बदलाव नहीं करते हैं। असंतोष विद्रोह नहीं होता है, हमेशा एक ध्यान देना चाहिए। असंतुष्ट तो बेटा भी रहता है घर में बाप से। आज पिताजी ने डांट दिया, पैसे नहीं दिए, पॉकेट खर्च नहीं दिया, 50 परेशानियां होती हैं, लेकिन वो घर से भाग नहीं जाता है। तो कहना यह है कि जो लोग पहले इतने दिनों तक खिल्ली उड़ाते थे, मंदिर कहाँ बनाएं, तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख भी तय हो गई। अब कह रहे हैं कि हमको नहीं बुलाएंगे। कल तक तो अब अलग अलग चीजें हैं। अब जो लोग कल तक राम का अस्तित्व ही नहीं मानते थे, वो निमंत्रण मांग रहे हैं। तो देखिए, सवाल है कि राजनीति में आप जो जो कर रहे हैं, जो किया है आपने, वो तो उजागर होगा, चीजें उजागर होंगी। अब जैसे साहू जी के घर से 350 करोड़ निकला, आप कुछ भी लिपापोती आप करते रहिए। जनता, देखिए, जनता अच्छी तरह जानती है, और अभी भी वही सब बातें करते हैं, नोटबंदी गलत डिसीजन था। अरे भाई, नोटबंदी पर रेफरेंडम हुआ, विपक्ष ने कहा था उत्तर प्रदेश का 2017 का इलेक्शन नोटबंदी पर रेफरेंडम है, वो भी जनता ने जिता दिया। जनता ने कहा सही कदम था। याद है आपको ना, ये कांग्रेस ने कहा था कि 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव नोटबंदी पर रेफरेंडम है। 16 में नोटबंदी हुई थी, 17 में चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का, थंपिंग मेजॉरिटी से बीजेपी जीती। उसके बाद 19 का चुनाव हुआ, वो भी बीजेपी जीती। तो मैं फिर वही कहता हूं कि जब तक आप कोई एक बड़ा आकर्षक नैरेटिव लेकर के नहीं आएंगे, कोई बहुत अच्छी फिल्म नहीं आएगी, तो शाम को लोग पुरानी ही फिल्म कोई देखेंगे।
कोई क्लासिक देखेंगे, कोई घटिया फिल्म देखने कोई नहीं जाएगा। तो आप कोई एक बड़ी चीज लेके एक बड़ी लकीर खींचिए जो अब तक नहीं, और बस वही मोदी को हटाएंगे। भाई जनता कहेगी ठीक है हटा दीजिए, क्यों हटाइएगा, बदले में आप क्या दे रहे हैं, हम उनको मोदी को नहीं वोट देंगे चलो। तो ये जनता तो पूछेगी ना कि कौन सा आपका क्या है, वो नक्शा दिखाइए ना, जिस नक्शे को लेकर के छुपा करके आप टहल रहे हैं। तो देखिए इस पर तो कोई गठबंधन अगर बनता है कि मोदी को हराना है तो वो एक विफल कोशिश होगी, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि राजनीति में सबके लिए अवसर है, बशर्ते कि आप बहुत पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आइए। समय बहुत कम बचा है, 4 महीने से आप लोग बैठक कर रहे हैं, कोई पूछे उस बैठक का क्या हुआ। तो इस तरह की अगर ये बैठकें नहीं होती है, घोषणा नहीं हुई होती, तो मैं समझता हूं कि विपक्ष ज्यादा मजबूती से आता, क्योंकि तब लोकल लेवल पर एडजस्टमेंट होते, जैसे 2019 में हुआ था। चाहे कुछ भी हो, अखिलेश और मायावती जी साथ तो आई थी, एक फॉर्मिडेबल मतलब अपोजिशन एक बना था। वो अलग बात है, कोई जीत गया कोई हार गया, लेकिन 15 सीटें बीजेपी की मतलब ले गए ना, 5 अखिलेश जी ले गए, 10 मायावती ले गई, 1 कांग्रेस ले गई, 16 सीटें। तो ये जो विफलताएं हैं, बार बार आप मीटिंग करेंगे, बार बार विफल होंगे, तो जनता में तो यही मैसेज जा रहा है कि आप लोग इकट्ठा कभी हो ही नहीं सकते। ये मैसेज भी जा रहा है। और आप देखिए, अभी हमने शुरुआत में आपसे सत्र की बात की थी, 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में एक चूक सामने आई और उसके बाद एसआईटी का गठन गृह मंत्रालय ने किया उस मामले की गंभीरता को देख के, और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच कर रही है। लेकिन विपक्ष ने उस जांच पूरी होने का इंतजार नहीं किया, और जिस तरह का रवैया अपोजिशन का सामने आया दोनों सदनों में, तो जो आप कह रहे हैं कि जो एक नैरेटिव गढ़ नहीं पाते, वो कहीं ना कहीं खुद एक्सपोज हो जाते हैं और उनकी गंभीरता नहीं दिखाई देती है। तो ऐसे में एक बड़ा चुनाव 2024 का लोकसभा, और सामने जबकि नरेंद्र मोदी जैसा एक बड़ा नेता, मजबूत कद का नेता, तो जिस तरह की चीजें करनी चाहिए, चाहे उनकी अपनी बैठकों में या संसद के भीतर, विपक्ष खुद ही सेल्फ गोल करता है और खुद उसको डैमेज कंट्रोल करने में उसका अपना समय जाता है। और अभी तक तो कोई तस्वीर ऐसी नहीं बन रही है जो आप कह रहे हैं कि उम्मीद दिखाई दे, जिससे कि भविष्य, एक बेहतर भविष्य का वो एक कोई खाका खींचना चाहते हैं। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है विपक्ष के सामने। निश्चित रूप से देखिए, मैं विपक्ष को ये नहीं कहता कि विपक्ष इस देश में बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, सारे लोग हैं। ये मेरा मानना है कि अभी तक सामने नहीं आया है। उनकी कोई कोशिश हो, भगवान करे। देखिए, लोकतंत्र में मैं तो ये मानता हूं कि एक मजबूत विपक्ष का होना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष का ना होना मेरे लिए कोई, मैं उसके सुकून की बात करूंगा, बिल्कुल नहीं। सशक्त विपक्ष, लेकिन नकारात्मक राजनीति से ऊपर उठने वाला विपक्ष, जहां सत्ता पक्ष के लिए भी देश हित सर्वोपरि हो और विपक्ष के लिए भी देश हित सर्वोपरि हो। मैं ऐसा चाहता हूं। अब वो भविष्य में मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूं, अभी भी समय है, देखते हैं। अभी तो चूंकि चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं, कभी कोई कहता है कि चुनाव के बाद चेहरा ढूंढेंगे, कोई कहता है कि ये चेहरा हो गए। अभी कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है कि वाकई खड़गे जी, क्योंकि जब पार्टी ही नहीं कह रही है तो हम लोग कौन होते हैं खड़गे जी के बारे में कहने वाले। तो ये पहले पार्टी तय करेगी ना कि हाँ खड़गे जी हमारे मतलब संभावित उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री पद के। ये तो कांग्रेस की तरफ से आएगा, तभी तो उस पर कोई हम मानेंगे। इस तरह की भी चर्चाएं आई थी कि शायद कोई एक विचार ऐसा भी मीटिंग में आया कि प्रियंका गांधी को बनारस से लड़ा दिया जाए नरेंद्र मोदी के खिलाफ। आपको लगता है कोई चेहरा है 28 दलों का जो इंडिया गठबंधन है, कोई एक नेता है जो टक्कर दे सकता हो? देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि कोई टक्कर नहीं देगा, टक्कर जिसको भी देनी हो दे दे। लेकिन इस तरह की जो चीजें, नाम बड़े उछाले जाते हैं, ये पहली बार नहीं है। ये तो 14 में भी था, 17 में भी सुन रहे थे कि फलाना गांधी परिवार से कोई लड़ जाएगा, केजरीवाल जाके लड़े ही थे। तो ऐसा तो नहीं है।
मेरा कहना है कि मैं बहुत व्यक्तिपरक राजनीति पर नहीं जाता हूं। देखिए, मोदी भी अगर आज कोई चेहरा बने हैं तो अपने काम से बने हैं। वो कोई बॉलीवुड की हस्ती और ऐसा तो नहीं है ना कि उनको कोई काम से ही बने हैं। इवन बॉलीवुड में भी जो चेहरे होते हैं अपनी मेहनत से बनते हैं, उनकी मेहनत होती है, एक्टिंग होती है, फिल्म्स अच्छी जाती है, तब उनका नाम होता है। ये जो चेहरे की राजनीति तभी सफल होती है जब आपकी पर्सनालिटी, आपने कुछ जनता के लिए काम ऐसा किया हो कि जनता आप पे भरोसा रखे कि हाँ ये बंदा है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। और आप देखिए कि हाल में जो विधानसभा चुनाव हुए, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था, नरेंद्र मोदी के नाम पर प्रचार किया, बीजेपी ने लड़ाई लड़ी और उसके बाद मोदी के नाम पर ही चुनाव पूरा मुड़ा और उनके पक्ष में नतीजे आई। तो ये भरोसे की बात है कि सारी बातचीत है कि जनता को जब लगता है कि इस नेता के साथ खड़े होने में हमारा एक फायदा है, हमारा भला होगा, और तब उस तरह के जनादेश भी सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रामकृपाल जी, आपने समय निकाला, अपना कीमती वक्त दिया, हमसे बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।